एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री में हम लोग आज एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डी ब्रॉगली इक्वेशन की बात की थी। डी ब्रॉगली के इक्वेशन में हम लोगों ने देखा था कि जो मूविंग पार्टिकल है एटम का इलेक्ट्रॉन, उसके डबल नेचर हैं, वो पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी शो करता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डी ब्रॉगली साहब का जो इक्वेशन था उसने बोहर पोस्टुलेट्स, जो एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन का बोहर पोस्टुलेट्स था, उसकी बात तो उसने कर लिया था। वो बोहर पोस्टुलेट्स जो था एंगुलर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो डी ब्रॉगली के इक्वेशन से आ गया था। लेकिन उसी पोस्टुलेट से दो बातें आई थी, इलेक्ट्रॉन के पोजीशन की और इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम की, जिस बात के अध्ययन के लिए एक नए साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए जिनका नाम था हाइजेनबर्ग। तो हाइजेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया था जिसे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा गया। आज हम लोग देख लेते हैं कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है और आगे बोहर के पोस्टुलेट्स को डी ब्रॉगली का इक्वेशन प्रूव कैसे कर सका। आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम की। देखो, बोहर ने यह कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डिफिनिट ऑर्बिट में मूव करता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन है, ये आर रेडियस की डिफिनिट ऑर्बिट है जिसमें ये मूव कर रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन इस आर रेडियस की डिफिनिट ऑर्बिट में मूव करेगा तो इसके द्वारा जो तय किया गया पाथ होगा, टोटल पाथ जो होगा वो इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। मतलब टोटल पाथ जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा वो 2 पाई आर होगा। लेकिन बात क्या हुई, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की डी ब्रॉगली जब आ गए, डी ब्रॉगली का इक्वेशन आ गया, तो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की बात होने लगी। इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की बात होने लगी। अब इलेक्ट्रॉन के जब वेव नेचर की बात होने लगी तो ये सर्कुलर पाथ तो वेव ट्रेवल नहीं करेगी। अब वेव का अपना पाथ होगा। अब वेव का अपना पाथ होगा, इस तरह से वेव अपना पाथ ट्रेवल करेगी, इस तरह से वेव ट्रेवल करेगी अब अपने पाथ पर। जब इस तरह का पाथ वेव का होगा तो वेव के पाथ में इन्वॉल्वेशन हो जाएगा वेवलेंथ का। मान लीजिए कि कोई वेव ऐसे चल रही है, कोई वेव जब ऐसे चल रही है तो यहां से यहां तक इसी फॉर्म में वेव बराबर रिपीट होती रहेगी। ये लेंथ हो जाएगी लैम्डा, जिसे वेव लेंथ कहेंगे। इसका मतलब वेव लेंथ का रिपीटेशन होगा। जब हम इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की बात करेंगे तो ये जो पाथ हो जाएगा ये वेव लेंथ के टर्म में आएगा। और कहा गया कि जो सरकमफ्रेंस होगा ऑर्बिट का, वो वेव लेंथ का क्वांटाइजेशन की बात कर दी गई। ठीक है, वेव लेंथ के n टाइम के बराबर होगा। अब n क्या कहा गया, n कहा गया यहां इंटीजर है, इंटीजर है, इंटीजर है, या n को कहा गया पोजीशन ऑफ ऑर्बिट है, पोजीशन ऑफ ऑर्बिट है। n पोजीशन ऑफ ऑर्बिट है या इंटीजर है। ठीक है, अब यहां से ये रिलेशन आया, यहां से रिलेशन आया जब इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को रिलेट किया गया, उनके पाथ को रिलेट किया गया। तो पार्टिकल नेचर में इसका पाथ 2 पाई आर सरकमफ्रेंस आया, लेकिन जब इसका वेव नेचर हो गया तो इसका पाथ जो होगा इसके जो वेव लेंथ है उसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग ने यह देखा था कि डी ब्रॉगली इक्वेशन में लैम्डा जो हम लोगों ने निकाला था, वेव लेंथ निकाली थी, तो वेवलेंथ की वैल्यू आ रही थी h/p। h है प्लैंक कांस्टेंट और p है मोमेंटम। अब अगर हम इसको यहां पर रिप्लेस करें, जो हमारी मेन इक्वेशन है इसमें रिप्लेस कर दें, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इक्वल टू n h/p। अब p मोमेंटम जो है इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं mb, n h/mb, मोमेंटम mb होता है। अब हम क्या करें कि ये जो 2 पाई है और जो mb है इसे एक दूसरे की जगह पे ट्रांसफर कर दें। mb को 2 पाई की जगह पे ट्रांसफर कर दें और 2 पाई को mb की जगह पे ट्रांसफर कर दें। तो ये आपका हो जाएगा mb r
इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई, इट्स बोहर पॉस्टुलेट्स। ये बोहर का पॉस्टुलेट्स है, बोहर्स पॉस्टुलेट। पॉस्टुलेट क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बोहर का जो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का पॉस्टुलेट्स है वो डी ब्रोगली के इक्वेशन से हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, अब जब ये क्वांटाइजेशन हो गया तो इसमें और भी बातें आई और कुछ बातें यहां फंस गई। अब पोजीशन की बात इसमें होने लगी और मोमेंटम की बात होने लगी। अब हम लोग देखते हैं कि पोजीशन और मोमेंटम की बात शुरू कैसे हुई। अब जो ये बोहर पॉस्टुलेट्स है एम बी आर इक्वल टू एच अपान 2 पाई, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो दो बातें हैं, एक तो मोमेंटम है और दूसरा पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आप एम बी आर इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई, तो ये तो भाई कांस्टेंट हो गया, है ना। और यहां पर ध्यान से अगर देखें तो ये मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, मतलब मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ये। ठीक है, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की बात आपने की तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और आर जो है रेडियस, ये पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करेगी, अब देखो रेडियस होती क्या है, जो रेडियस होती है ये कुछ नहीं होती है। अब ये पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस। रेडियस क्या होगी, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, यही ना होगी। तो यहां पर दो बातें आ गई बोहर के पॉस्टुलेट्स में, एक तो मोमेंटम की बात हो गई, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम की बात हो गई, दूसरे इलेक्ट्रॉन के पोजीशन की बात हो गई। अब इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम और पोजीशन को फिक्स करने के लिए आए हेजनबर्ग। अब इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है और इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो दोनों को फिक्स करने के लिए आए हाइजेनबर्ग। तो हाइजेनबर्ग जब इन्वॉल्व हुए कि पोजीशन और मोमेंटम को फिक्स करने के लिए, तो इसको फिक्स करने के लिए जो साइंटिस्ट आए उस साइंटिस्ट का नाम था हाइजेनबर्ग। अब इनको फिक्स करने के लिए जो बात आई वो साइंटिस्ट थे हाइजेनबर्ग। हिजनबर्ग एक साइंटिस्ट आए, इन्होंने इसको फिक्स करने की बात की, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को फिक्स करने की बात की और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को फिक्स करने की बात की। जब पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को फिक्स करने की बात हुई तो पहले यह हुआ कि इसमें मैकेनिक्स कौन सी अप्लाई होगी। क्लासिकल मैकेनिक्स का जमाना था, न्यूटन साहब की धूम थी, न्यूटन लॉ चल रहे थे और जितने भी लार्ज ऑब्जेक्ट थे सब न्यूटन लॉ का फॉलो कर रहे थे। उनके प्रोजेक्टेड पाथ के लिए न्यूटन ने इक्वेशन बनाई हुई थी। तो दो तरह की मैकेनिक्स थी, एक क्लासिकल मैकेनिक्स थी, क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या अप्लाई होगी कि नहीं अप्लाई होगी, तो यह देखा गया कि क्लासिकल मैकेनिक्स केवल लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए ही अप्लीकेबल है। ये जो लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके लिए ये सही है, लार्ज ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके लिए सही है, क्योंकि लार्ज ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं, न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, न्यूटन्स इक्वेशन को अप्लाई हो जाएगी, न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेंगे। लेकिन ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, वेरी स्मॉल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है, वेरी स्मॉल पार्टिकल है। ये जो इलेक्ट्रॉन अपना है, इलेक्ट्रॉन जो है ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है जो बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है। और दूसरे ये वेव नेचर भी शो करता है, ये वेव नेचर भी शो कर रहा है, वेव कैरेक्टर भी शो कर रहा है।
अब यहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई नहीं होगी, क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉलो नहीं कर पाएगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई, क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई, मतलब न्यूटन्स लॉ इस पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई, तो फिर अध्ययन की एक नई विधा आई जिसे कहा गया क्वांटम मैकेनिक्स या वेव मैकेनिक्स। तो यहां पर अप्लाई हुई क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स या इसे कहा गया वेव मैकेनिक्स, वेव मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स या वेव मैकेनिक्स यहां अप्लाई हुई, क्वांटम मैकेनिक्स यहां अप्लाई हो गई, जो वेव नेचर ऑफ मैटर की बात करती थी। अब ये बात किसकी करती थी? वेव नेचर ऑफ मैटर की, वेव नेचर ऑफ मैटर की बात करती थी। तो हिजनबर्ग साहब के समय में एक चीज तो ये हुई कि पहली समस्या तो यही थी कि इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को फिक्स करना है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फिक्स करना है, तो फिर किसको अप्लाई करें हम? क्लासिकल मैकेनिक्स को अप्लाई करें या और कोई विधा आई? तो क्लासिकल मैकेनिक्स को जब अप्लाई करने की कोशिश की गई तो उसमें दिक्कत यह हुआ कि क्लासिकल मैकेनिक्स लार्ज ऑब्जेक्ट पर तो एकदम अप्लाई हो रही थी, न्यूटन्स लॉ जो है लार्ज ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्टेड पाथ में वेलोसिटी ऑफ पोजीशन को मेजर कर ले रहा था, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन जिसकी साइज बहुत कम होती थी, बहुत छोटा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन और वेव नेचर, वेव कैरेक्टर शो करता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स यहां अप्लाई नहीं हुई, क्लासिकल मैकेनिक्स यहां फेल हो गई। अब क्लासिकल मैकेनिक्स जब फेल हो गई तब जो मैकेनिक्स आई जिसने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को रीड किया वह मैकेनिक्स थी क्वांटम मैकेनिक्स, और या उसे वेव मैकेनिक्स कहा जाता है, और जो किस पर बेस्ड होती है? वेव नेचर ऑफ मैटर पर बेस्ड होती है। यह कहानी रही हाइजेनबर्ग के इन्वॉल्वेशन के समय। अब हाइजेनबर्ग जब इन्वॉल्व हुए तो उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया जिसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा गया। तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कुछ था नहीं, उनका एक स्टेटमेंट था, ठीक है, जो किस पर बेस्ड था? क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड था। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हाइजेनबर्ग साहब ने अपना एक प्रिंसिपल दिया जिसे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोला गया, जिसे बोला गया हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और ये बेस्ड था क्वांटम मैकेनिक्स पर। क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड एक प्रिंसिपल दिया जिसे कहा गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था ये कुछ नहीं था, एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल था क्वांटम मैकेनिक्स का। तो ठीक है, तो पहली बात तो ये वन ऑफ द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। दूसरी बात यह थी कि ये केवल सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए ही अप्लाई हो रहा था, ये लार्ज पार्टिकल के लिए अप्लाई नहीं हो पा रहा था, इसे हम केवल सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए ही अप्लाई कर सकते थे। तो applicable to subatomic particle only। तो हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था कुछ भी नहीं था, वन ऑफ द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स का एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल है,
जो केवल सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए ही इन्वॉल्व हो रहा है। अब इनका स्टेटमेंट क्या था और वह स्टेटमेंट निकला कैसे था, इस बात की बात करें कि हाइजेनबर्ग ने काम क्या किया था, फिर उस काम से उन्होंने कौन सा स्टेटमेंट निकाला था। देखिए हाइजेनबर्ग ने किया क्या था कि जो ये मूविंग इलेक्ट्रॉन है, जो ये मूविंग इलेक्ट्रॉन है, इस पर इन्होंने गामा रेडिएशन डाली थी। गामा रेडिएशन एक लाइट रेज थी, गामा रेडिएशन ये लाइट रेज है, गामा रेडिएशन इस पर डाली इन्होंने। अब गामा रेडिएशन के रिफ्लेक्शन को इन्होंने मेजर करके पोजीशन निकालने की कोशिश की। इसके गामा रेडिएशन के जो रिफ्लेक्शन है इसको मेजर करके इन्होंने पोजीशन निकालने की कोशिश की, लेकिन पोजीशन ये निकाल नहीं पाए, एग्जैक्ट पोजीशन ये निकाल नहीं पाए। तो हाइजेनबर्ग ने किया क्या, मूविंग इलेक्ट्रॉन पे गामा रेडिएशन डाली और गामा रेडिएशन के रिफ्लेक्शन को इन्होंने मेजर करके इसकी एग्जैक्ट पोजीशन जानने की कोशिश की। जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन जानने की कोशिश की, लेकिन ये एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन की निकाल नहीं सके। तो देखते हैं तो दिक्कत क्या हो गई। दिक्कत ये थी कि लाइट का एक रूल है, लाइट कैन नॉट टेल एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ये पार्टिकल which has size half of its wavelength, ये लाइट का रूल है, रूलिंग है लाइट की रूलिंग ये कहती है कि लाइट रेज उस पार्टिकल की पोजीशन को, एग्जैक्ट पोजीशन को नहीं बता सकती जिस पार्टिकल का साइज उसकी वेवलेंथ का आधे से आधा हो या उससे कम हो। ठीक है, तो लाइट कैन नॉट टेल एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल व्हिच हैज साइज हाफ इट्स वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन के साथ यही था, इलेक्ट्रॉन की साइज उसकी वेवलेंथ की आधे से कम थी। अब लाइट रेज एग्जैक्ट पोजीशन बता नहीं पाएगी क्योंकि रूलिंग है लाइट की। अब एग्जैक्ट पोजीशन इसकी निकल नहीं पाई। जब एग्जैक्ट पोजीशन यहां से निकल नहीं पाई तो एक यहां से बात निकल के ये आई कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है इसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी रहेगी, इसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। मतलब इसकी एग्जैक्ट पोजीशन आप नहीं निकाल सकते। अब जब एग्जैक्ट पोजीशन आप नहीं निकाल सकते तो देयर आर ए अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन पोजीशन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन में हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो साइज है उसकी वेवलेंथ का के आधे से कम है। तो आपने कहा कि लाइट रेज कैन नॉट टेल एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल व्हिच हैज साइज हाफ इट्स वेवलेंथ। तो जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है उसमें अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहेगी। अब इस अनसर्टेनिटी जो है पोजीशन की, इस पोजीशन को फिक्स करने की और कोशिश की जब, तो फिक्स करने की जब और कोशिश की गई, मतलब वेवलेंथ को चेंज करने की बात की गई, तो वेवलेंथ को जैसे ही इन्होंने चेंज किया फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। अब फ्रीक्वेंसी जब बढ़ गई तो स्पीड की बात हो गई, स्पीड बढ़ गई, मोमेंटम चेंज हो गया। इसका मतलब अगर ये पोजीशन को फिक्स करने की बात कर रहे थे तो जब ये पोजीशन को फिक्स करने की बात करने लगे, पोजीशन को फिक्स करने की बात करने लगे, इसको फिक्स करने की बात करने लगे, तो जो वेलोसिटी है
इसमें अनसर्टेनिटी होने लगी, इसमें अनसर्टेनिटी होने लगी। ठीक है, अब जब ये वेलोसिटी को फिक्स करने की कोशिश करने लगे, वेलोसिटी को बहुत कम करने की कोशिश करने लगे, तो फिर पोजीशन में अनसर्टेनिटी होने लगी। तो हाइजेनबर्ग साहब के सामने ये आया कि हम पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ फिक्स नहीं कर सकते, हम पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ फिक्स नहीं कर सकते। यही स्टेटमेंट था हाइजेनबर्ग का। हाइजेनबर्ग ने जो स्टेटमेंट दिया वह स्टेटमेंट यही दिया, ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू फिक्स अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, इट इज इम्पॉसिबल टू फिक्स पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, है ना। तो उन्होंने ये कहा कि पोजीशन और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की एक साथ फिक्स नहीं की जा सकती, एक साथ मेजर नहीं की जा सकती। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो स्टेटमेंट इनका आया इस प्रैक्टिकल के बाद, इस एक्सपेरिमेंट के बाद, एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, मूविंग इलेक्ट्रॉन पे गामा रेडिएशन डाली, और गामा रेडिएशन डाली तो इन्होंने पोजीशन को फिक्स नहीं पाया, पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाए। ये देखे कि पोजीशन जो इलेक्ट्रॉन की है उसमें ऑलवेज अनसर्टेनिटी रहेगी। ठीक है, अब इनका स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट की बात, स्टेटमेंट की बात इनके कर लेते हैं। स्टेटमेंट इन्होंने दिया अपने इसी एक्सपेरिमेंट पर, इस एक्सपेरिमेंट पे इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल पॉसिबल टू फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी of a moving electron simultaneously, इन्होंने कहा कि एक साथ किसी मूविंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को मेजर नहीं किया जा सकता। हम एक साथ किसी मूविंग इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और वेलोसिटी को मेजर नहीं कर सकते। यही मेन स्टेटमेंट था हाइजेनबर्ग साहब का। अब जब एक साथ पोजीशन और वेलोसिटी को मेजर नहीं किया जा सकता तो मतलब कुछ ना कुछ एरर रहेगी, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी। अब उस अनसर्टेनिटी को मिनिमम करने की बात की गई कि अनसर्टेनिटी को मिनिमम कैसे किया जाए। तो जो दूसरा प्रिंसिपल इन्होंने किया तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि डेल्टा पी ये पोजीशन की अनसर्टेनिटी है, ये मोमेंटम की अनसर्टेनिटी है डेल्टा पी, और डेल्टा एक्स ये अनसर्टेनिटी है पोजीशन की। अब ये पोजीशन की अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स हो गई, अब मोमेंटम की अनसर्टेनिटी डेल्टा पी हो गई। अब डेल्टा पी को इन्होंने कहा कि ये अनसर्टेनिटी है मोमेंटम की, और डेल्टा एक्स को कहा इन्होंने कि ये अनसर्टेनिटी है पोजीशन की। इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो एट लीस्ट h/4 पाई के बराबर होगा। इन्होंने जब दोनों को ही जितना मिनिमम कर सकते थे उतना मिनिमम किया तो इनका जो प्रोडक्ट था उस एट लीस्ट कितना आया h/4 पाई, वो न्यूनतम आया h/4 पाई के। तो इन्होंने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन इज एट लीस्ट h/4 पाई।
तो ये एटलीस्ट मतलब इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा हो सकता है या इससे बराबर हो सकता है। तो दूसरी बात जो इन्होंने कही वो कही कि प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी ऑफ पोजिशन ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन इज एट लीस्ट H/4 पाई। अब ये इन्होंने कहा कि जो प्रोडक्ट होगा पोजीशन की अनसर्टेनिटी और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी का वो एटलीस्ट H/4 पाई होगा, वो मिनिमम H/4 पाई होगा। तो यहां से इन्होंने एक इक्वेशन जनरेट की, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू H/4 पाई, जिससे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की इक्वेशन बोला गया, है ना। इस स्टेटमेंट से यह इक्वेशन आ गई। अब डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी मोमेंटम की, और डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी पोजीशन की। ठीक है, तो यहां तक ये बात किया इन्होंने हाइजेनबर्ग साहब ने। ठीक है, आगे चलते हैं, नोट कीजिए। अब आगे देखें कि ये जो बात हुई हाइजेनबर्ग के इक्वेशन से, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, तो जो मेन इक्वेशन इन्होंने निकाल दी अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, वो आ गया डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू H/4 पाई। मतलब अनसर्टेनिटी जो मोमेंटम की है और अनसर्टेनिटी जो पोजीशन की है, इसका प्रोडक्ट जो होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन जो होगा, वो न्यूनतम हो सकता है H/4 पाई, एटलीस्ट हो सकता है H/4 पाई, इससे ज्यादा भी हो सकता है। इससे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं H क्रॉस या H बार, इसको पढ़ते हैं अपॉन 2। H क्रॉस या H बार जो होता है, इसे बोहर्स कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है H/2 पाई, इसकी वैल्यू होती है H/2 पाई। इसे बोहर्स कांस्टेंट बोलते हैं, बोहर्स कांस्टेंट बोलते हैं, बोहर्स कांस्टेंट बोलते हैं। अब देखें, अब ये जो मोमेंटम है आपका डेल्टा पी, तो डेल्टा पी को हम लोग लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा वी, लिख सकते हैं ना भाई, इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू H/4 पाई। ये पहली क्वेश्चन है जो इन्वॉल्व होती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब यहां से अगर m को हम दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दें, तो डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू H/4 पाई m। अब दूसरी क्वेश्चन में कभी कभी वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी भी पूछ लेते हैं, तो डेल्टा बी क्या है? वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी है। वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी है। तो हम लोगों ने देखा कि वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी और पोजीशन की अनसर्टेनिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो H/4 पाई m हो गया। तो इस इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा, एनर्जी की सर्टेनिटी की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें, हम लोग यही वाला इक्वेशन उठाते हैं, m डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू H/4 पाई। अब डेल्टा टी से इसको डिवाइड कर दें, तो डेल्टा टी से हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। हमने इसको भाग दे दिया डेल्टा टी से, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी करना पड़ेगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू H/4 पाई। अब यहां पर देखें, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो m ए इंटू डेल्टा एक्स
इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई। ये आपका फोर्स हो गया, एफ इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई। अब ये जो आपका हो गया, ये वर्क हो गया, वर्क का चेंज हो गया ना, एफ इंटू डेल्टा वर्क एक्स जो हो गया वर्क का चेंज हो गया, वर्क का चेंज ही एनर्जी का चेंज कहलाता है। तो ये हो गया डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई, एच अपान 4 पाई। तो तीन इक्वेशन यहां हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम लोगों ने निकाला। पहली इक्वेशन है डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई। डेल्टा पी है मोमेंटम की अनसर्टेनिटी और डेल्टा एक्स है पोजीशन की अनसर्टेनिटी। दूसरा इक्वेशन निकला डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई एम, जहां डेल्टा वी है वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी और डेल्टा एक्स है पोजीशन की अनसर्टेनिटी। और तीसरा इक्वेशन जो निकल के आया डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई। तो यहां जो डेल्टा ई है, डेल्टा ई है, ये एनर्जी की अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी एनर्जी की अनसर्टेनिटी है। तो तीन इक्वेशन हो गए, इन पर आपके क्वेश्चंस आते हैं, है ना। अब क्वेश्चंस को करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में यह है कि हाइजेनबर्ग के बाद श्रोडिंगर साहब आ गए। अब हाइजेनबर्ग जब आए तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि पोजीशन और मोमेंटम की को एक साथ मेजर करना इम्पॉसिबल है। तो जो ये वेव नेचर था मूविंग पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का, उसके लिए एक इक्वेशन जनरेट की, वह इक्वेशन जनरेट की श्रोडिंगर साहब ने। क्वेश्चन करते हैं फिर आगे चलते हैं, श्रोडिंगर साहब की बात करते हैं। तो तीन इक्वेशंस जो हम लोगों ने पढ़े हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के, ये तीन इक्वेशन आप ध्यान में रखिएगा, इन पर क्वेश्चंस आते हैं और आराम से हो जाते हैं ये क्वेश्चंस। एक तो आएगा डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई। दूसरा आएगा डेल्टा बी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई एम। और तीसरा आएगा डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है कैलकुलेट द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, कैलकुलेट द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस विद द डायमीटर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर। कैलकुलेट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी, मिनिमम अनसर्टेनिटी in velocity of an electron present in the nucleus with the diameter diameter 10 to the power माइनस 14 m। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एक ऐसे न्यूक्लियस में है जिसका डायमीटर इतना है 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर है। अब ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी की जो मिनिमम अनसर्टेनिटी है उसको आप बता दीजिए, वेलोसिटी की मिनिमम अनसर्टेनिटी आप बता दीजिए। तो हमको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बतानी है डेल्टा वी, हमको डायामीटर दिया है न्यूक्लियस का, डायामीटर न्यूक्लियस का,
न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो 10⁻⁻14 एम है। हम लोगों ने ये कहा था कि पोजीशन फिक्स ही नहीं होती, पोजीशन फिक्स ही नहीं होती, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस भी बहुत छोटा होता है। तो अगर कहीं आपको न्यूक्लियस के डायमीटर दिए जाए तो जो पोजीशन की अनसर्टेनिटी होगी, पूरे न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, किसी भी पोजीशन पे लोकेट हो सकता है। तो जो पोजीशन की अनसर्टेनिटी होगी वो डायमीटर के ही बराबर होगी, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि पोजीशन फिक्स नहीं होती है। तो डायमीटर अब न्यूक्लियस का दिया है तो यही पोजीशन की अनसर्टेनिटी हो जाएगी डेल्टा एक्स इक्वल टू 10⁻⁻14 एम। ठीक है, नियर अबाउट हो जाएगी, लेकिन लगभग यही हो जाएगी पोजीशन की अनसर्टेनिटी। अब डेल्टा वी आपको निकालना है, डेल्टा एक्स आपको मालूम है, तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल हम लोग लगा देंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो कहता था, तो डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई एम। यही ना भाई, एच प्लैंक कांस्टेंट है और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लैंक कांस्टेंट जो है एच इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो मास आप निकालेंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये इसका मास आप निकाल लेंगे, दोनों आप रख देंगे तो सारी चीजें आपको मालूम हो जाएंगी। तो डेल्टा वी आपको निकालना है, डेल्टा एक्स आपको मालूम हो गया 10⁻⁻14 ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच की वैल्यू मालूम है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है 4 पाई की भी वैल्यू आपको मालूम होती है 3.14 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अब 10⁻⁻14 को उधर करोगे तो जो आपका डेल्टा वी आ जाएगा ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा 6.62 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू ये 14 और जाएगा उसमें जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻45, ये हो जाएगा भाई। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, मिनिमम की बात किए हैं तो मिनिमम यही आएगा, क्योंकि एटलीस्ट यही आएगा, तो जो कैलकुलेशन में आएगा वही मिनिमम अनसर्टेनिटी आप वेलोसिटी हो जाएगी, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इस तरह से हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन जो आते हैं वो क्या होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं श्रोडिंगर साहब की। अब इनके बाद आए श्रोडिंगर साहब, और श्रोडिंगर साहब ने क्लासिकल मैकेनिक्स और जो डी ब्रोगलीज के इक्वेशन थे उन पर बेस्ड करके एक इक्वेशन बनाया जिसे श्रोडिंगर इक्वेशन कहा गया। ठीक है, हटाएं बेटा इसको। अब आने वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करते हैं एक साथ सब इसका, श्रोडिंगर साहब का भी बात कर लेते हैं, फिर श्रोडिंगर साहब और इनके क्वेश्चन से एक साथ करते हैं। अनसर्टेनिटी में वो 3 तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे, एक पोजीशन की अनसर्टेनिटी और आपकी मोमेंटम की अनसर्टेनिटी, वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी, एनर्जी की अनसर्टेनिटी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि श्रोडिंगर साहब ने क्या कहा। श्रोडिंगर साहब ने एक इक्वेशन बनाया था जिसे श्रोडिंगर इक्वेशन बोला गया है ना, और श्रोडिंगर इक्वेशन बेस्ड था क्लासिकल मैकेनिक्स पर और डी ब्रोगली के डुअल नेचर पर। उन्होंने जो इक्वेशन बनाया था वो बनाया था डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी इक्वल टू 0। यही था ना भाई।
जाई तो फिर अब ये क्या भाई, डेल स्क्वायर, ये कुछ है नहीं, इसकी बात आगे कर लेंगे। ये ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जिसे लैपलॉस ऑपरेटर बोला गया। ठीक है, अब आने वाले लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, लैपलास ऑपरेटर क्या था, ऑपरेटर होते क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर इन्वॉल्व क्या होते हैं, और ये जो इक्वेशन बनाया बहुत बड़ी बात की श्रोडिंगर साहब ने। इस इक्वेशन से फिर क्या चेंज हो गया, बहुत सी चीजें आई। एक चीज और देख लेते हैं फिर खत्म करते हैं क्लास को। ये जो हाइजेनबर्ग साहब का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, इसने ऑर्बिटल्स की बात कर दी, ऑर्बिटल्स की बात की। तो ऑर्बिटल्स की जब बात की इन्होंने, ऑर्बिटल्स की जब बात की तो फिक्स्ड ऑर्बिट की जो बात थी, फिक्स ऑर्बिट की जो बात थी, फिक्स्ड ऑर्बिट की, वो गलत हो गई भाई। फिक्स्ड ऑर्बिट की बात गलत हो गई। तो फिक्स्ड ऑर्बिट की जब बात गलत हो गई तो बोहर पोस्टुलेट्स यहां पर गलत हो गया, मतलब एक ड्रॉबैक ये भी आ गया। तो जब हाइजेनबर्ग साहब आए उनके बाद ऑर्बिटल्स की बात होने लगी, और फिक्स्ड ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट था वो धराशायी हो गया, वो गलत हो गया। ठीक है, आगे हम लोग आगे के लेक्चर में क्वेश्चंस करते हैं और श्रोडिंगर साहब के क्वेश्चन की बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।